तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। दोस्तों, जो हमारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी निगम लिमिटेड का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो ट्रांसफार्मर का यह 5वां लेक्चर होगा दोस्तों। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, इन जो जब हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन इसमें पहला है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि I2/I1 बराबर 2 है और E2 100 दिया है तो E1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए I2/I1 दिया है कितना, 2 दे दिया है, E2 दे दिया है 100, अब E1 पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है क्या होता है, A बराबर N1/N2 बराबर E1/E2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1। यहाँ पे याद रखेंगे I2/I1 होता है। ओके, तो I2/I1 बराबर E1/E2 हो जाएगा। लिख सकते हैं E1/E2 बराबर I2/I1। तो दोस्तों I2/I1 का मान दे दिया है 2, मान रख देते हैं, तो E1/E2 बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी E2 का मान दिया है, तो E1 बराबर हो जाएगा 2 × 100। ओके, बराबर 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 200 वोल्ट। ठीक है, जो E1 का मान होगा वह 100 वोल्ट होगा। क्यों 100 वोल्ट होगा, क्योंकि यह आदर्श ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं होता है, इसलिए जो हमारा E1 100 वोल्ट है, इसलिए E2 भी E2 जो 100 वोल्ट है, E1 100 वोल्ट है, इसलिए E2 भी 100 वोल्ट होगा। ठीक है, यही आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं रहता तो वैल्यू अलग अलग चेंज रहता। अगला प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है, तो ट्रांसफार्मर की दोस्तों अधिकतम दक्षता जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस के हो जाता है। ठीक है, जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताम्र हानि लौह हानियों के बराबर होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जो द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, तो हमारा कोर ट्रांसफार्मर तो होगा नहीं, क्योंकि कोर ट्रांसफार्मर में नो लोड भी होता है, लोड भी होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को दोस्तों हम कहते हैं धारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, CT कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, याद रखेंगे। जो ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वह करंट को मेजर करता है, उच्च करंट को मेजर करता है। ठीक है, और इसमें जो है स्टेप अप, इसका जो सेकेंडरी होता है स्टेप अप होता है। और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उच्च वोल्टेज को मेजर करता है, यह स्टेप डाउन होता है। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इन सब याद रखेंगे। और एक बात, जो करंट ट्रांसफार्मर होता है यह सेकेंडरी में इसके 5 एम्पियर तक वोल्टेज रहता है, सॉरी करंट रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है दोस्त, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया है, 11, 21, 13, 12। तो दोस्तों जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका घुमाव होता है 1:1 के रेशियो में होता है, एक संबंध 1 के रेशियो में होता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्राथमिक और द्वितीयक में कुंडलियों की संख्या समान होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम के से डिनोट करते हैं और इसका मान जो होता है 1 होता है ना, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला दोस्तों, यदि 200 kVA 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग 100 मोड़ है
तो इसके प्राथमिक घुमावों की संख्या बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे N2/N1 ट्रांसफार्मर रेशियो से और बराबर E2/E1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2 बराबर K हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो दोस्तों जो V1 दिया है कितना दिया है, V1 दे दिया है 2000 वोल्ट और V2 जो दिया है कितना दिया है 200, N2 दे दिया है, ठीक है, माध्यमिक यानी प्राइमरी जो दिया है 100 दिया है और N1 का मान ज्ञात करना है। तो मान उसमें पुट कर देंगे और इजी से निकल जाएगा। देखिए V2/V1 बराबर N2/N1। तो V2 क्या है, हाँ V2 कितना है 200 है, V1 कितना है 2000 है बराबर N2 कितना है 100 है, N1 का मान ज्ञात करना है। तो 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 10, इधर चला जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी N1 का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। याद रखेंगे N1 का मान 1000 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1000 टन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 500 केवीए तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन पहला दिया स्टेप अप, दूसरा बैरिस्टर, तीसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा है डीमर। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो 500 केवीए तक के आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है 50% होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है एग्जाम में, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो यह क्या होता है 24 आवर कनेक्टेड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग। तो विभव का ट्रांसफार्मर क्या करता है, उपयोग होता है यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूजेज, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, टोराइड ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों यह जो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विभव ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, जब स्टेप डाउन रहेगा तो प्राइमरी में हाई वोल्टेज रहेगा, ठीक है, उच्च वोल्टेज रहेगा और सेकेंडरी में लो वोल्टेज रहेगा, जिससे हम पीटी के द्वारा आसानी से हम वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है यह सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित आरएमएस विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होगा, यानी ईआरएमएस बराबर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे ट्रांसफार्मर में ईआरएमएस बराबर 4.445 भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ईएमएफ होता है ईआरएस का 4.44 एफ होता है। यहाँ N1 N2 आपका प्राइमरी में रहेगा तो N1, सेकेंडरी में रहेगा तो N2 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति mm होने की अपेक्षा की जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युतांक सामर्थ्य कितनी होने की अपेक्षा की जाती है, 100 kV, 30 kV, 330 kV या 1 kV। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 kV रहने की आशंका यानी अपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्वपरिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है, क्या होता है, परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑटोमोबाइल ट्रांसफार्मर, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ओके, तो देखिए जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है
ऑटो ट्रांसफार्मर में याद रखेंगे एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक ही वाइंडिंग पे प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है दोस्तों। इससे कॉपर लॉस की बचत होती है। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ए ऑटो बराबर वी एच यानी हाई वोल्टेज, वी एल लो वोल्टेज बराबर एन एच बटा एन एल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रति मोड़ 8 वोल्ट है तो द्वितीयक मोड़ की गणना करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया है पहले क्या दिया है, V1 दिया है। V1 कितना दिया है, 250 दिया है, 250 लिख लेंगे। देन उसके बाद V2 कितना है, 3000 है, तो इसको हम लिख लेंगे। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे दिया है दोस्त, कितना 50 हर्ट्ज दिया है, इसको लिख लेंगे। और बी मैक्स का मान दे दिया है, बी मैक्स कितना है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है। और ई दे दिया है कितना 8 वोल्ट पर टन, 8 वोल्ट पर टर्न दिया है, ठीक है। इतना दे दिया है। अब AN2 का मान हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम लगा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो V2 बटा V1 बराबर N2 बटा N1, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो अब देखिए जो V2 होता है, V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर E इंटू N1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। V2 बराबर E इंटू N2 हो जाएगा। तो ये आपका कैसे आया, तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि ईएमएफ प्रति मोड़ 8 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 अपान E1 V1 बटा N1 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूले से पुट करके निकाल देंगे EN2। तो E बराबर 8 है और N2 का मान दिया है, N2 का मान ज्ञात करना है, N2 का मान ज्ञात करना है। V2 का मान दिया है कितना 3000 है। तो N2 बराबर हो जाएगा 3000 बटा के 8 हो जाएगा। तो काट लेंगे हम, तो आ जाएगा कितना 375 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 375 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि प्रति मोड़ 8 वोल्ट दिया है, ठीक है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रति मोड़ 8 वोल्ट दिया है, यानी जो V1 बटा N1 है वह 8 यहाँ पे है, ई के बराबर है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार दोस्तों अपने से आप लोग जरूर इसे लगाने के प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है दी गई आकृति को पहचानिए। आकृति दिया गया है, पहचानना है, 4 ऑप्शन दिया है। ये कौन सा सही होगा आपको बताना है, ऑटो ट्रांसफार्मर है या कॉइल है या चोक है या रियोस्टेट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंध है। तो दोस्तों 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर जो होता है कौन होता है, याद रखेंगे डेल्टा स्टार से टू डेल्टा स्टार, ठीक है। यही संभव होता है, बाकी कोई संभव नहीं होता है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, समांतर प्रचालन के लिए। प्रश्न अगला दोस्तों, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों एक एकल कला ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पर 400 लपेट एवं सेकेंडरी पर 50 लपेट हैं। कोर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल 80 cm स्क्वायर एवं फ्लक्स घनत्व 12 वेबर पर cm स्क्वायर है। यदि 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति प्राइमरी साइड को दी जाती है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रेरक EMF एवं आवृत्ति क्या होगी। तो सबसे पहले आवृत्ति दोस्तों 50 हर्ट्ज होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए AC पे 50 हर्ट्ज दे रहे हैं, यानी प्राइमरी में जब 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो सेकेंडरी में भी कितना होगा 50 हर्ट्ज होगा। तो 25 वाला पहले हट जाएगा, ठीक है, 25 वाला पहले हट जाएगा।
तो 50 हर्ट्ज से आपका फ्रीक्वेंसी 2 में दिया है, ए में, बी में। अब हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए ट्रांसफार्मेशन रेशियो जानते हैं, N2/N1 बराबर E2/E1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, प्राइमरी पर टर्न यानी N1 बराबर दिया है 400 और N2 बराबर दिया है कितना, 50 लपेट। देन उसके बाद E1 का मान दिया है कितना, 440 वोल्ट, और E2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यही पूछ रहा है। तो फाइंड कर लेते हैं, N1/N2 बराबर E1/E2। तो N1 कितना दिया है, 400 रख लेते हैं, N2 कितना दिया है, 50 दिया है, और E1 कितना दे दिया है, 440, और E2 हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों 50 काटेंगे तो 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा, और E1 बराबर हो जाएगा 440/8। तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से क्या करेंगे 110 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 5 10, यानी 55 वोल्ट आ जाएगा आपका सेकेंडरी साइड में प्रेरित ईएमएफ। ओके दोस्तों, तो E2 बराबर आ जाएगा 55 वोल्ट। तो ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 55 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, तो इस तरह करके बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट देखना है क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप निकाल सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अनुपात 0.2 है, यानी के का मान दे दिया है 0.2, एवं प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ 220 है, तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ का मान क्या होगा। तो इससे पहले भी न्यूमेरिकल इस बेस पे आ चुका है, लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है हम जानते हैं क्या होता है, N1/N2 बराबर E1/E2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1 बराबर K होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिया है प्राइमरी कुंडलन, यानी E1 का मान दिया है कितना, E1 का मान दे दिया है 220 दिया है, और E2 का मान पूछ रहा है। तो तुलना कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, E2/E1 बराबर K से तुलना जब करेंगे तो यहाँ पे प्राथमिक कुंडलन का मान दे दिया है, यानी E2 बराबर K इंटू E1 हो जाएगा। ओके, तो K का मान दिया है 0.2 और E1 का मान दिया है कितना, 220 दिया है। तो इसे जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो 44 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडलन में 66 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या बताना है, कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर E2/E1, E2/E1 बराबर I1/I2 बराबर K होता है। अगर दोस्तों यहीं पे N1/N2 बराबर V1/V2 रहता तो 1/K हो जाता। इसको भी आप याद रखेंगे, इंटरचेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अगर ऊपर N2 रहेगा, V2 रहेगा, E2 रहेगा तब तो K रहेगा, लेकिन N1 रहेगा, V1 रहेगा तो 1/K हो जाता है। ओके, याद रखेंगे। तो यहाँ पे N2/N1 बराबर आपका N2/N1 बराबर और क्या दिया है, N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर K हो जाएगा। ठीक है, तो V2 का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, V1 का मान कितना दिया है, 2000 वोल्ट दिया है, और N2 का मान कितना दिया है, तो 66 दिया है, N1 पूछ रहा है। ठीक है, तो तुलना कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, V2/V1 बराबर K हो जाएगा। तो अब K बराबर कितना हो जाएगा, K बराबर V2 का मान 200 है और V1 का मान 2000 है, यानी K का मान कितना हो जाएगा, जब इसे काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। K का मान 1/10 आ गया। ओके, अब देखिए, अब N2 का मान N2/N1 बराबर K, तो K का मान कितना है, 1/10 है, या
N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 इंटू 10। तो N2 का मान दिया है 66 दिया है और 10 तो कितना हो जाएगा 660 वर्तन हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 660 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखेंगे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप सोल्व कर, इस पे अगर न्यूमेरिकल कोई भी आता है किसी प्रकार का तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है, N2/N1 बराबर कितना दिया है, N2 का मान कितना है, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण 3:2 है, यानी 3/2 दिया है, बराबर के हो जाएगा। ठीक है, या के बराबर 1.5 भी लिख सकते हैं, 3 में 2 से भाग करके। तो यहाँ पे V1 बराबर कितना दे दिया है, प्राइमरी 30 वोल्ट दिया है। अब V2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं V2/V1 बराबर के होता है। ठीक है, तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 इंटू के हो जाएगा। अब V1 का मान रख लेते हैं, तो V1 का मान कितना है 30 है और के का मान कितना आया है 1.5 आया है। तो दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो 45 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 45 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरे टर्न की संख्या क्रमशः 1000 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीयक कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा बताना है। ठीक है, तो दोस्तों जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। N1 का मान दिया है 1000, N2 का मान दे दिया है 3000, V1 का मान दिया है 80 और V2 का मान दे दिया है कितना, ज्ञात करना है। ठीक है, तो N2/N1 बराबर के होता है, के से निकाल लेंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाए हैं ठीक उसी प्रकार लगा लेंगे। तो के बराबर कितना हो जाएगा, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो N2 का मान कितना दिया है 3000 दिया है और N1 का मान कितना दिया है 1000। जब सोल्व करेंगे तो के का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 जब आ गया तो V2/V1 बराबर के हो जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय कुंडली में प्रति फेरा विभवांतर ज्ञात करना है। तो V2 बराबर के इंटू V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों के का मान 3 है और V1 का मान 80 है, तो कितना हो जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ से अब ज्ञात करना क्या हमें है, द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर ज्ञात करना है। तो प्रति फेरा विभवांतर ज्ञात करने के लिए 240 में दोस्तों 3000 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 0.08 वोल्ट आ जाएगा आपका कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 250/3000 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकेंड फेज कोड टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्कर प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। दोस्तों प्रति चक्कर प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के चक्रों की संख्या क्रमशः होगी। ओके, तो यहाँ पे दिया है V1 बराबर क्या दिया है 250 वोल्ट दिया है और V2 बराबर कितना दिया है, V2 बराबर 3000 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रति चक्र प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 10 वोल्ट दिया है। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक यानी प्राइमरी चक्रों की संख्या क्या करेंगे 250 में 10 से भाग कर देंगे, तो प्राथमिक चक्रों की संख्या कितना आ जाएगी 25 आ जाएगी, यानी N1 का मान 25 आ गया। अब सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या के लिए N2 बराबर क्या करेंगे 3000 में 10 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो इस तरह करके आपका आंसर आ जाएगा 25 और 300। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, एक 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर, द्वितीयक पर 40 चक्कर है। प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है। द्वितीयक के वोल्टेज और करंट क्या होगा।
ठीक है। तो द्वितीयक का वोल्टेज और करंट पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए N1 का मान दे दिया है कितना, 250। ठीक है। N2 का मान कितना दिया है, 40। और V1 का मान कितना दिया है, 1500 दिया है। और V2 हमें ज्ञात करना है। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से V2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए N2/N1 बराबर V2 बटा V1। तो N2 का मान कितना दिया है, 40/N1 का मान 250 बराबर V2 का मान ज्ञात करना है। V1 का मान दे दिया है 1500। तो दोस्तों जब सोल्व करेंगे तो V2 का मान आ जाएगा कितना, 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो 240 वोल्ट कितना आ गया, V2 का मान हो गया। तो 120 पहले कट जाएगा, 240 वोल्ट वाला सही है। 240 वोल्ट V2 का मान आ गया। अब देखिए हमें करंट I2 का मान निकालना है। तो I2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम P बराबर VI से I1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए P बराबर VI, I बराबर P बटा V हो जाएगा। तो P का मान दोस्तों 25 kVA दिया है। तो 25 kVA को 25,000 वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं, बटा के वोल्ट V1 का मान कितना है, 1500 है। तो जब इसे काटेंगे दोस्तों तो P बराबर हमारा 16.67 एम्पियर आ जाएगा। ओके। तो 16.67 एम्पियर आ गया किसका, आपका I1 का मान आ गया। तो यहाँ से I2 का मान अब निकाल देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से जानते हैं V2 बटा V1 बराबर I1 बटा I2। तो V2 का मान आया है 240 और V1 का मान दिया है 1500 बराबर I1 का मान कितना है, अभी रिसेंटली में निकाले हैं 16.67 और I2 का मान हम फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों I2 बराबर क्या हो जाएगा, 16.67 गुणे 1500 बटा के 240। तो जब इसे काटेंगे तो 104.16 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। 104.16 एम्पियर आ जाएगा I2 का मान। तो ऑप्शन में दोस्तों दिया है आपका कितना दिया है, 104 एम्पियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 104 एम्पियर दिया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है उसको, जो डाटा दिया है और क्या पूछ रहा है उसको आप पहले लिख लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत होने का बहुत कम चांस होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोर के निर्माण के लिए ट्रांसफार्मर के लिए कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का ही CRGO का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर के लिए याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम जो भी बिहार PCL एग्ज़ाम के लिए है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रश्न का प्रीवियस ईयर का कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।